मेरा नाम मेघा है। मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली थी। बहुत भोली भाली और सीधी सादी लड़की थी। मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ होने जा रही थी जो देखने में बहुत ही अच्छा था। मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी, मगर जब मेरा रिश्ता इस इंसान के साथ तय हो गया था तो मुझे इससे मोहब्बत होने लगी थी। मेरे ससुर ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया था और उसी समय उन्होंने मेरे पापा से मेरा रिश्ता मांग लिया था। मेरे ससुर मेरे पापा के दोस्त थे। उन्होंने जब शादी देखा तो उन्होंने मेरे पापा से कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। लेकिन उसके 2 महीने के बाद ही मेरे पापा की अचानक से मौत हो गई थी और मरते समय मेरे पापा ने मेरे ससुर से कहा था कि तुम्हें मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना है। तुम मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले मेरी आंखों के सामने ही तुम्हारे बेटे और मेरी बेटी की शादी हो जाए। हालांकि हम लोगों की शादी खूब धूमधाम से होनी थी, मगर पापा की आखिरी ख्वाहिश यही थी, उसको पूरी करने के लिए जल्दी हमारी शादी कर दी गई थी। और फिर अपनी इकलौती बेटी की शादी होते हुए देखते कि कुछ दिनों बाद ही मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। अब सिर्फ मेरी मम्मी अकेली रह गई थी। हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, जबकि मेरी शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। यह लोग एक दूसरे शहर में रहते थे। मेरे शहर का नाम इस शहर के टॉप बिजनेसमैन लोगों में आता था। मेरे ससुर को मेरे संस्कार अच्छे लगे थे। उन्होंने देखा था कि मैं बहुत अच्छी और भोली भाली लड़की हूँ, शहर की बाकी लड़कियों से बहुत अलग हूँ। शहर की लड़कियों की तरह मेरे ख्यालात मॉडर्न नहीं थे और ना ही मैं मॉडर्न कपड़े पहनती थी। मैं बहुत मामूली सी लड़की थी, मगर मैं देखने में बहुत सुंदर थी। मेरे ससुर मेरी इस बात पर फिदा हुए थे और अपने बेटे के लिए उन्होंने मुझे चुना था। और अब मैं उनके बेटे की बहू बनकर उनके घर आ गई थी, क्योंकि पापा अंतिम संस्कार के कुछ दिनों के बाद ही मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। जब तक मेरे पापा बीमार रहे थे तब तक मैंने उनकी सेवा की थी। मगर एक बात बड़ी थी, अजीब थी। जब मेरे पापा जिंदा थे तो उसके 1 हफ्ते बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। जब तक मैं विदा नहीं हुई थी, लेकिन मेरी शादी अभिराज के साथ हो चुकी थी। मुझे लगता था कि अभिराज मुझसे मिलने जरूर आएंगे। आखिरकार अब वह मेरे पति बन चुके हैं, या फिर मुझे मेरे घर के नंबर पर कॉल जरूर करेंगे। लेकिन उन्होंने तो मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। मुझे जब मेरी ससुराल लाया गया तो मेरा फूलों से स्वागत किया गया था। बंगले को अच्छी तरह से सजाया गया था। आखिरकार इस घर की इकलौती मालकिन आई थी। मेरी सास इस दुनिया में नहीं थी, सिर्फ ससुर थे और मेरा पति उनका इकलौता बेटा था। मुझे दुल्हन बनाकर उनके कमरे में भेज दिया गया था और मेरा इंतजार कर रही थी कब मेरा पति कमरे में आए, मैं उसके साथ प्यार भरी बातें करूं। मगर मुझे अपने पति से यह शिक्षा थी कि उन्होंने अपनी पत्नी की खैर खबर लेने की कोशिश क्यों नहीं की। काफ़ी समय गुजर गया था, लगभग रात के 3 बज गए थे, लेकिन अभी तक मेरा पति कमरे में नहीं आया था। मैं इंतजार करते करते बहुत थक चुकी थी, इसलिए तकिए से टेक लगाकर लेट गई। मुझे बहुत नींद आ रही थी। पापा की मौत के सदमे में मैं काफ़ी रातों तक जागती रही थी, इसलिए बहुत गहरी नींद आ रही थी। मुझसे अपने पति का और ज़्यादा इंतजार नहीं हो रहा था। मैं गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए थे। दिन निकल आया, मगर मेरा पति मेरे कमरे में नहीं आया था। मैं कन्फ्यूजन का शिकार हो रही थी कि आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है। सुबह के समय मैंने देखा कि मेरा पति कमरे में आया था, मगर एक अजीब बात यह थी कि उन्होंने मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। गुस्से से वह कमरे के अंदर चलते हुए आए थे और अपनी अलमारी खोलकर उसमें से कपड़े निकालकर बाथरूम में चले गए थे। क्या वह सारी रात कमरे से बाहर थे? यह तो बड़ी हैरानी की बात थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे पति ने मुझसे कोई बात नहीं की। फिर वह तैयार होकर कमरे से बाहर चल गए थे। मैं उनके बस लगातार देखती चली गई थी। मेरे को समझ नहीं आया था। नौकरानी कमरे में आई और उसने मुझसे कपड़े निकाल कर दिए थे। कहने लगी कि भाभी यह कपड़े पहन लो और फिर तैयार होकर नीचे आ जाओ, बड़े मालिक आपका नाश्ते पर टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। मैं तैयार होकर नीचे चली गई थी। देखा तो ससुर जी बैठे हुए थे। मैंने उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने मुझे कुर्सी दी और बैठने को कहा। डाइनिंग टेबल पर ढेर सारी वैरायटी का नाश्ता बना हुआ था। उन्होंने मुझे नाश्ता करने के लिए कहा, लेकिन मैं गहरी सोच में थी। वह मुझे बड़ी गौर गौर से देख रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि ना जाने क्यों मेरे पति का बिहेवियर ऐसा था। क्या उनकी शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई थी या फिर कोई और बात थी?
तभी अचानक मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि मेघा, क्या सोच रही हो बेटा, नाश्ता करो। मैंने कहा कि जी पापा जी, करती हूँ। मैंने नाश्ता किया और फिर मैं दोबारा से अपने कमरे में आ गई थी। मेरे ससुर मुझे देख रहे थे कि मैं बहुत खोई खोई हूँ। मेरे पति जब भी कमरे में आते मुझसे कोई बात नहीं करते थे। 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए कि एक दिन तो मैंने खुद ही अपने पति से बात करने की कोशिश की थी। वह कमरे में आए थे और फिर से तैयार हो रहे थे। जिस जिस दिन से मेरी शादी हुई थी वह रात को एक रात भी मेरे साथ नहीं रुके थे। शायद वह घर में बने हुए दूसरे कमरे में जाकर सोआ करते थे। मेरे पति अपनी घड़ी ढूंढ रहे थे, उन्हें वही नहीं मिल रही थी। मैंने जल्दी से उन्हें उनकी घड़ी निकाल कर दे दी और उनसे कहा कि लाइए मैं आपके हाथ में पहना देती हूँ। मैंने यह बात कहते हुए उनका हाथ पकड़ लिया तो उन्होंने एक झटके से मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगे कि तुम मेरे करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुमसे उलझन महसूस होती है। मैंने कहा, यह आप क्या कह रहे हो, मेरी तो आपके साथ शादी हुई है। उन्होंने कहा, मगर मैं इस शादी को नहीं मानता। यह कहकर वह कमरे से चले गए थे और मैं उनका ऐसा बिहेवियर देखती रोती रह गई। मैं इतना रोई कि मुझे कमरे में रोते रोते ही रात का समय हो गया था। मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। जब नौकरानी मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि भाभी नीचे चलो, आपको मालिक खाने के टेबल पर बुला रहे हैं, मैंने उसे मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। तो वह चली गई और शायद उसने इसी तरह से जाकर मेरे ससुर को भी बता दिया था। जब मेरे ससुर मेरे कमरे में चलते हुए आए और उन्होंने मुझे रोता हुआ देखा तो कहने लगी कि बेटा क्या हुआ है, तुमने दोपहर भी खाना नहीं खाया और अभी भी तुम खाने के टेबल पर नहीं आई हो। फिर मैंने अपने ससुर को सब कुछ बता दिया था और उनसे यह भी कहा कि क्या मैं सच में उनको पसंद नहीं हूँ, क्या यह शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है। मेरे ससुर मेरे सवाल पर खामोश होकर रह गए थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे ससुर कहने लगे कि बेटा अविराज काम के सिलसिले में घिरा हुआ है, 2-3 दिन बाद ठीक हो जाएगा। अपने ससुर की बात पर मैंने यकीन कर लिया था। मैं 2-3 दिन तक इंतजार करने लगी मगर मेरे पति का बिहेवियर वैसा ही वैसा था, उनके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आया था। मगर मैंने देखा था कि मेरे पति किसी लड़की से फ़ोन पर बात करते थे और इतनी प्यार भरी बातें करते थे, मेरे दिल पर छुरियाँ चलती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने पति के लिए कुछ कर ही नहीं सकी। मेरे सामने ही वह उस लड़की से बात करते रहे। उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती थी कि उनके साथ मैं शादी के बंधन में बंधी हुई हूँ। मेरे ससुर के पीछे वो लड़की घर पर ही मेरे पति से मिलने आती थी और काफ़ी देर तक वह लोग बात करते थे। मैंने इस बारे में अपने ससुर को बताया तो वह कहने लगे कि बेटा तुम अभी बर्दाश्त करो, वो ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मैं समझता था कि मेरा बेटा शादी के बाद इस लड़की को छोड़ देगा। यह लड़की मुझे पसंद नहीं है। दरअसल मेरे बेटे की पहले भी काफ़ी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। कभी भी उसने किसी एक लड़की से मोहब्बत नहीं की तो फिर वह इस लड़की से भी मोहब्बत नहीं करेगा, उसका दिल भर जाएगा। मगर तुम उसकी पत्नी हो, जो पावर तुम्हारे पास है वो उन लड़कियों के पास नहीं है। मैंने अपने ससुर से रोते हुए कहा था, अगर आपके बेटे को मैं पसंद नहीं थी तो आपने उनकी ज़बरदस्ती मेरे से शादी क्यों करवा दी। वह तो उस लड़की को पसंद करते हैं, उनके साथ ही आपको उनकी शादी कर देनी चाहिए थी, क्योंकि 2 लोगों के बीच जब अंडरस्टैंडिंग होती है तब शादी का रिश्ता आगे तक चलता है। मगर जब 2 लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वह रिश्ता कमज़ोर ही रहता है, उस रिश्ते का कोई वजूद नहीं होता। मेरे ससुर कहने लगे कि नहीं बेटा, मेरा बेटा अभी भटका हुआ है, वह इन लड़कियों के चक्कर में तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहा। वह नहीं जानता कि उसे पिता ने उसके लिए भला सोचा है, तभी तो उसकी शादी तुम्हारे साथ करवाई है। तुम्हारे जैसी लड़की ही उसे सुधार सकती है और तुम्हारी जैसी लड़की ही उसे संभाल सकती है। ऐसी लड़कियां जो साल में ना जाने कितने बॉयफ्रेंड बदलती हैं, वह शादी के बाद अपनी गृहस्थी को कभी अच्छी सेहत नहीं संभाल सकती। मैं इस दुनिया की चमक धमक से बहुत दूर हूँ, मुझे सादा और सिंपल लोग पसंद हैं, तभी तो मैंने तुम्हें अपने बेटे के लिए सेलेक्ट किया। तुम फिक्र मत करो, महज संभल जाएगा, ठीक हो जाएगा। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है, जैसा मैं सोचता हूँ तुम वैसा ही करोगी, तो मेरी उम्मीदों पर उतरोगी। मैंने अपने ससुर जी से कहा था कि अब तो मेरी शादी अभिराज के साथ हो गई है, अब तो मुझे इस शादी को चलाना ही है। वैसे भी यह रिश्ता मेरे पापा ने तय किया था और हमारे यहाँ लड़की को अपनी शादी बचाने के लिए ना जाने कितने कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। मेरे ससुर को मेरी यह बात बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं तो अपने पति का हर गलत बिहेवियर बर्दाश्त करती थी। कई दिन गुजर गए थे मगर मेरे पति की हरकतें अभी भी बंद नहीं हुई थी। मैं उनका हर काम करने की कोशिश करती थी,
उनसे बात करने की कोशिश करती, मगर मुझे धुतका दिया करते थे और उसे लड़की के धीरे धीरे करीब होते जा रहे थे। मुझे यह सब देखकर बड़ी जलन होती थी, मगर मैं फिर भी खामोश रहती थी और हर बात पर सब्र करती थी। वैसे तो हमारे घर में ढेर सारे नौकर थे, शेफ भी थे जो खाना बनाया करते थे, मगर मैं अपने पति और ससुर का दिल जीतने के लिए खुद ही खाना बनाया करती थी। मेरे ससुर को तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता था, लेकिन जब मेरे पति खाना खाने बैठते तो दो बोल मेरी तारीफ के भी नहीं बोलते थे, बस खामोशी से खाना खाते और उठकर चले जाते। उनका ऐसा बिहेवियर मेरे दिल को चीर कर रख देता था, मगर क्या कर सकते थे। मेरे पति तो किसी के सुनते ही नहीं थे, सिर्फ अपने पिता के अलावा। पति अपने पिता से बहुत डरते थे, वह जैसा कहते उन्हें करना पड़ता था। एक बार मेरे ससुर ने अविराज से कहा था कि तुम्हारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, तुम कहीं बहू को घुमाने तक नहीं लेकर गए, आज बहू को शॉपिंग पर लेकर जाओ। मगर अविराज ने साफ इनकार कर दिया। ससुर जी ने कहा कि यह मेरा ऑर्डर है और तुम जानते हो कि इस घर में वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अपने पिता के इतने सख्त लहजे पर मेरे पति मुझे शॉपिंग पर ले जाने के लिए मजबूर हो गए थे और फिर वह मुझे शॉपिंग पर ले गए। मैंने देखा था वहाँ भी मूड नहीं था, बड़े गुस्से से ड्राइविंग कर रहे थे। हम लोग जब शॉपिंग मॉल पहुँचे तो मेरे पति ने कहा कि जो चाहिए वो ले लेना, मगर जल्दी करना, मुझे कहीं जाना है, देर हो रही है। मुझे एक साड़ी बहुत पसंद आ रही थी, मैं वह साड़ी अपने पति को दिखाना चाहती थी। यह मुझ पर कैसी लग रही है। मैं जैसे ही उनके करीब गई, वह पीठ फेर कर उसी लड़की से फ़ोन पर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आज मैं इसे शॉपिंग पर लेकर आया हूँ, पापा ने ज़बरदस्ती इसे मेरे साथ भेज दिया है, मैं तुमसे मिलने अभी थोड़ी देर में आऊँगा। हाँ हाँ बाबा, जल्दी ही इससे अपना पीछा छुड़ाने वाला हूँ। मुझे खुद यह लड़की अच्छी नहीं लगती, चिपगवार सी लड़की है। तुम फिक्र मत करो, मैं इसे छोड़कर जल्दी ही तुम्हें अपनी पत्नी बनाने वाला हूँ। मेरे डैड ने मेरे साथ धोखा किया है, अपने दोस्त की इस गवार बेटी को मेरे साथ बांध दिया। मैं पीछे खड़ी उनकी यह सारी बातें सुन रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, जबकि मेरा दिल बेहद दुख रहा था। अचानक मेरे पति ने जब पीछे पलटकर देखा तो वह मुझे देखकर एकदम शॉक्ड रह गए। कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ जल्दी जल्दी जो लेना है खरीद लो, उसके बाद तुम्हें घर पर भी ड्रॉप करना है। मैंने अपने पति से घबराते हुए कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं शॉपिंग कर चुकी हूँ, अब हमें घर चलना चाहिए। उन्होंने जल्दी से बिल पे किया और फिर हम लोग घर आ गए थे। मेरे पति ने मुझे घर के गेट पर छोड़ दिया था और ख़ुद वो वहाँ से चले गए थे। मैंने उस साड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं खरीदा था। मैं रोती हुई जब घर के अंदर दाखिल हुई तो मेरे ससुर जी ने मुझे देख लिया और कहने लगे कि बेटा क्या हुआ है, अविराज कहाँ है और तुम एक बस क्यों रो रही हो, शॉपिंग लेकर आ रही हो और कुछ नहीं खरीदा। मैंने कहा कि नहीं, मेरा कुछ भी खरीदने का मन नहीं किया। यह कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई और बहुत देर तक रोती रही। मेरे पति का बिहेवियर मुझे जीते ही जी मार रहा था। ऐसी बातें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि जब उसी रात मेरे पति घर आए तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। उन्होंने जब मेरी सूजी हुई आंखें देखी तो वह मेरे करीब बैठ गए और कहने लगी कि मेघा, क्या तुम रो रही हो। मैंने इनकार से हर सर हिलाते हुए कहा कि नहीं। तो कहने लगी तुम्हारी आंखें बता रही हैं। वह कहने लगे कि मैं जानता हूँ, मैं फ़ोन पर बातें कर रहा था तो तुमने सारी बातें सुन ली थी। मुझे माफ़ कर देना मेघा, मैं तुम्हारे दिल को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता था। मेरी शादी तुम्हारे साथ इतनी जल्दबाजी में हो गई, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ और मैं तुम्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मगर अब मुझे तुम्हारी अहमियत पता चल गई। तुम एक भोली भाली लड़की हो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे पति ने जब ऐसे शब्द कहे तो मेरा दिल पिघल कर रह गया। मैंने अपने पति से मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, आप तो मेरे पति हैं, भला आप मुझसे माफ़ी कैसे मांग सकते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। उस समय मेरे पति मुझसे जितना प्यार कर रहे थे, मुझे जितना अपना समझ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अविराज इस तरह बदलने से मेरी पूरी ज़िंदगी भी बदल कर रह जाएगी, क्योंकि दुनिया के ऐसो आराम से ज़्यादा मुझे अपने पति की मोहब्बत की ज़रूरत थी। उस दिन के बाद से मेरे पति के अंदर काफ़ी बदलाव आ गया था। अगले दिन मैं बहुत खुश थी। जब मेरे ससुर ने मुझे खुश देखा तो वह मेरी खुशी की वजह पूछने लगे। कहने लगे आज तो हमारी बेटी बड़ी खुश नज़र आ रही है। मैंने उनको बताया कि अविराज ने रात मुझसे बहुत प्यार भरी बातें की और उनका अभी तक जो मेरे साथ बिहेवियर रहा वह मुझसे उनकी भी माफ़ी मांग रहे थे। मेरे ससुर ने जब यह बात सुनी तो वह चौंक कर रह गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस